सरल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पीछे जो चैप्टर शुरू किया था हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक, तो हमारा चैप्टर था उप सह संयोजक यौगिक और हमने इसका परिचय पढ़ा था पीछे। तो कल का जो वीडियो था उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का परिचय पढ़ा था और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के परिचय में हमने सबसे पहले लवण के बारे में जाना था। लवण के एग्जाम्पल थे, एक जो लवण था वो तो था सरल लवण, दूसरा जो लवण था वो था द्विक लवण और तीसरा जो लवण था वो था संकुल लवण। नहीं, अब ये तीनों चीज़ें आपको अच्छी तरह याद आई। सरल लवण में ये कहा था कि जब आयनों के संयोजन से जो लवण बनेगा वो सरल लवण कहलाएगा और इसका एग्जाम्पल NaCl, KCl। सरल लवण में था कि आयनों के संयोजन से जो बनते हैं वो सरल लवण होते हैं, NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट, ये सरल लवण थे। द्विक लवण में ये था कि जो सरल लवण है उन सरल लवणों के संयोजन से द्विक बनेगा, तो सरल लवणों के संयोजन से द्विक लवण बनेगा और इसका एग्जाम्पल था फिटकरी यानी पोटास एलम, ठीक है ना। मोर लवण भी उदाहरण था इसका और इसी का उदाहरण था कॉर्नेलाइट। फिर कल हमने एक संकुल पढ़ा था। संकुल में यह था कि जब किसी सरल लवण को किसी विलायक में डालते हैं, यानी सरल लवण को विलायक में विलयशील करने पर संकुल बनते हैं, ठीक है ना। और संकुल का उदाहरण था K4FeCN का होल 6, ठीक है। ये संकुल का एग्जाम्पल था। नहीं, और इसमें बताया था कि ये जो वर्गाकार कोष्ठक होता है इसको समन्वय मंडल कहते हैं और समन्वय मंडल में क्या होता है, एक धातु होती है, लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। धातु के साथ लिगेंड जुड़े होते हैं। समन्वय मंडल के बाहर की तरफ जो मंडल है उनको धनायनिक मंडल और इधर वाले को ऋणायनिक मंडल कहते हैं, ठीक है, मतलब आयनिक मंडल कहते हैं। बाईं और दाईं ओर वालों को आयनिक मंडल कहते हैं। जो पहले लिखा जाएगा वो धनायनिक होगा, बाद में लिखा जाएगा वो ऋणायनिक होगा, ठीक है ना। तो कल हमने यहाँ तक का परिचय इसका पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने संकुल की परिभाषा बता दी थी। नहीं, हमने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में संकुल की परिभाषा बता दी थी कि संकुल क्या होते हैं। जब केंद्रीय धातु जो होती है, केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ उप सह संयोजक बंध बनाती है, तो केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ कैसा बंध बनाती है, उप सह संयोजक बंध बनाती है। तो उप सह संयोजक बंध बनाने से बने यौगिक को उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं, मतलब संकुल यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। तो केंद्रीय धातु जब लिगेंड के साथ उप सह संयोजक बंध बनाती है तो बनने वाले उप सह संयोजक बंध से जो यौगिक का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको उप सह संयोजक यौगिक कहते हैं। नहीं, इसके अंदर ऐसे था कि ये M नाम की धातु है, ये लिगेंड है, तो एक धातु लिगेंड हो गई। तो M नाम की जो धातु है इसको केंद्रीय धातु कहा जाता है और मैंने कहा था ये धातु ग्राही होती है, मतलब ये एकाकी युग्म ग्रहण करती है। और ये जो L है ये लिगेंड होता है और लिगेंड क्या होता है, दाता होता है। ये एकाकी युग्म दान करता है, ठीक है ना। इसलिए इसको लुईस क्षार कहते हैं, इसको लुईस अम्ल कहते हैं। तो धातु को तो लुईस अम्ल कहते हैं और लिगेंड को लुईस क्षार कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सामने स्थिति स्पष्ट थी संकुल के बारे में। नहीं, अब हम आगे चलें इसमें। अगर हमें संकुल पढ़ना है तो कुछ परिभाषाएं भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। नहीं, किसी अन्य भाग के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा, जैसे केंद्रीय धातु की परिभाषा क्या होती है, लिगेंड की परिभाषा क्या होती है, समझ गए। तो किसी संकुल में केंद्रीय धातु और लिगेंड की परिभाषा क्या होती है। लेकिन किसी संकुल का आयनन कैसे होता है, कोई भी जो संकुल होता है उस संकुल का आयनन कैसे किया जाएगा, जो भी संकुल बनेगा उस संकुल का आयनन कैसे होगा। अगर हमें किसी संकुल का आयनन करना है तो उसके आयनन की स्थिति क्या होगी, ठीक है ना। तो हम संकुल के आयनन के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल था हमारे पास
K4FeCN का होल 6, इसका हमें आयनन करना है। तो ये वर्गाकार कोष्ठक इस साइड है, ये पहले धनायन है। तो धनायन कौन है? K है यानी पोटेशियम धनायन है, ठीक है ना। पोटेशियम धनायन है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज धनायन है। इसकी संख्या कितनी है? 4, ठीक। अब दूसरा हिस्सा क्या हो गया? FeCN का होल 6 कोष्ठक। अब इस पर ये 4 प्लस के हैं तो इसके ऊपर माइनस के 4 लगेंगे। कितने लगेंगे? माइनस के 4। अब उसने पूछा कि बताओ इस उदाहरण में आयनों की संख्या कितनी है। तो इस एग्जाम्पल में आयनों की संख्या कितनी है भाई? इस उदाहरण में 4 तो धनायन है और ऋणायन एक ही है भाई, एक, ठीक है ना। तो ऋणायन 1 है तो टोटल आयन कितने हो गए? 5। तो इस दिए गए संकुल के एग्जाम्पल में आयन कितने हुए? टोटल 5 हुए। अब इस उदाहरण के अंदर हमारा समन्वय मंडल यानी वर्गाकार कोष्ठक पर कैसा आवेश आ रहा है? हमारे इस समन्वय मंडल पर ऋणावेश आ रहा है। तो इस दिए गए उदाहरण में समन्वय मंडल पर कैसा आवेश है? ऋणावेश है, यानी ये हमारा जो समन्वय मंडल है ये ऋणावेशित कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें ऋणायन 1 है, धनायन 4 है, टोटल आयन कितने हो गए? 5, ठीक है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल लें, दूसरा उदाहरण लें हम किसी संकुल का। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये था CuNH3 का होल 4 और इसमें लिखा SO4, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है। इसका आयनन करें कि भाई बताओ इसके अंदर आयनों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो आयनों की संख्या कितनी है इसके अंदर वो बतानी है। तो ये कोष्ठक अब की बार इस साइड है तो CuNH3 का होल 4 हो गया ये। तो इधर की तरफ SO4 है और सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है तो ये -2 हो गया। तो इसके ऊपर कितना लगेगा? +2 लगेगा, प्लस माइनस बराबर हो गए ना, ठीक है। इसमें आयन कितने हैं? इसमें धनायन भी एक है भाई। धनायन पर आवेश तो 2 है ना, पर धनायन की संख्या कितनी है? 1। इसके आगे भी 1, तो 1 और 1 कितने हुए? 2। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हुए? 2 आयन हो गए ना, ठीक। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल करें हम, संकुल का तीसरा एग्जाम्पल। उसने लिखा CuNH3 का होल 5 Br। नहीं, अब इस उदाहरण में आगे लिख दिया उसने Cl3, ये 3, चलो ये H2O का होल 3 और आगे लिख दिया Cl3, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये तो क्या है? ये पूरा वर्गाकार कोष्ठक तो समन्वय मंडल है। इसको क्या कहते हैं? इसको केंद्रीय धातु कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे लिगैंड। और ये भी क्या है? लिगैंड ही है। इसमें अलग अलग लिगैंड है, 3 लिगैंड तो NH3 है, 3 लिगैंड H2O के हैं, ठीक है ना। अब लिगैंड क्या होते हैं अभी आगे बताऊंगा, पर पहले एक बार इसको तोड़ना जान लो, ठीक है ना। कि भाई किसी संकुल है, संकुल में धनायन और ऋणायन का आयनन कैसे होता है। तो किसी धनायन और ऋणायन का आयनन सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये भी जरूरी है, ठीक है ना। इसमें धनायन ऋणायन का आयनन होगा। इसके बाद ये जो भार दिया ये ऋणायन है, ठीक है ना। इसका आयनन करें, इस उदाहरण का आयनन करेंगे तो CuNH3 का होल 3 H2O का होल 3, ये तो कोष्ठक हो गया पूरा। इधर की तरफ क्या है? Cl है और Cl की वैलेंसी -1 होती है भाई। Cl पर आवेश -1 होता है ना ऋणायन पर। और Cl की संख्या कितनी? 3, तो 3 लगा दिया आगे। अब 3 माइनस के हैं इधर तो इसके ऊपर प्लस का 3 लगेगा भाई। 3 माइनस के हुए तो प्लस का 3 लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इस उदाहरण में समन्वय मंडल पर कैसा आवेश? धनावेश। यानी ये जो हमारा समन्वय मंडल है, ये समन्वय मंडल कैसा है? धन आवेशित है, ठीक है ना। और ये क्या है? ये ऋणायन है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? ऋणायन। अब टोटल आयन कितने? धनायन 1 और ऋणायन 3, तो टोटल आयन कितने हुए? 4। इसमें 1 धनायन है और 3 ऋणायन है, तो टोटल आयन कितने हुए? 4। और हमारा इस उदाहरण में समन्वय मंडल कैसा है? इस उदाहरण में हमारे पास समन्वय मंडल ऋणावेशित है, सॉरी धनावेशित है, +3 आवेश है उस पर, ठीक है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल करें,
अगला उदाहरण करें इसी में संकुल में। संकुल का जो अगला एग्जाम्पल है वो है K3FeCN का होल 6। इसको तोड़ो तो अब तो देखते ही, अब तो आपको अभ्यास हो गया है। K होगा +1 होगा, पोटेशियम की +1 होती है। आवर्त सारणी में पहले वर्ग का सदस्य है पोटेशियम, और इस पर जो आवेश होता है यानी संयोजकता जो होती है +1 होती है। पोटेशियम की +1 संख्या 3। इधर क्या बचा, FeCN का होल 6, इस पर -3 लगेगा क्योंकि 3 प्लस के तो 3 माइनस के, ठीक है ना। इस उदाहरण के अंदर समन्वय मंडल कैसा हुआ, वर्गाकार कोष्ठक पर कैसा आवेश आया, ऋण आवेश आया, ठीक है ना। यानी इस उदाहरण में हमारे समन्वय मंडल पर ऋण आवेश आया, ठीक है। कहने का मतलब हमारा समन्वय मंडल ऋणावेशित है इस एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है इसमें समन्वय मंडल ऋणावेशित होता है। और भी उदाहरण बताऊं मैं आपको। अगला एग्जाम्पल लें। अगला एग्जाम्पल ऐसे है, उसने लिखा CONH3 का होल 3 Cl3, ठीक है। अब इसका आयनन नहीं होगा क्यों, इसमें ना धनायन ना ऋणायन, ठीक है ना। ये हमारा कैसा है, ये उदासीन है। कैसा है, ये उदासीन है। इसमें आयनों की संख्या, भाई इसके अंदर आयनों की संख्या बराबर कितनी है, 0 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें ना तो धनायन उपस्थित ना ऋणायन उपस्थित, ठीक है। इसलिए ये जो समन्वय मंडल है, कैसा समन्वय मंडल दिया, उदासीन समन्वय मंडल दिया, तो इसमें नंबर ऑफ आयन कितने, 0, ठीक है ना। ये टूटेगा नहीं, इसका आयनन नहीं होगा। कैसे होगा ये आयनन, ये धातु है, ये लिगैंड है, तो वर्गाकार कोष्ठक का वियोजन नहीं होता कभी। इसीलिए तो हम कहते थे कि संकुल जो होते हैं वो ठोस और जलीय दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं, ठीक है ना। तो संकुल ठोस अवस्था और जलीय अवस्था दोनों में स्थायी होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका आयनन नहीं होता है, और आयनन नहीं होने के कारण ये दोनों अवस्थाओं में स्थायी माने जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारे सामने इसकी स्थिति हुई, ठीक। अगला एग्जाम्पल चलें, अगला उदाहरण चलें। तो अगला उदाहरण ऐसे है, COEN का होल 3 Cl3, ठीक है। इस एग्जाम्पल का आयनन करें तो इधर वर्गाकार कोष्ठक, इधर ऋणायन, इसमें ऋणायन दे रखा है, तो ऋणायन Cl-1, Cl की संख्या कितनी, 3, और ये क्या हुआ, COEN का होल 3, तो 3 माइनस के तो प्लस का 3, ठीक है ना। अब इसका समन्वय मंडल कैसा हुआ, धनावेशित। समन्वय मंडल धनावेशित है, धनावेशित है। इसमें आयनों की संख्या कितनी, 1 तो धनायन है, 3 ऋणायन है, तो 1 और 3 कितने हुए, 4। इसमें टोटल आयन कितने, 4 आयन है, ठीक है ना। टोटल आयनों की संख्या कितनी है, इसमें 4 संख्या है इसके अंदर। नहीं, अगला अभ्यास करें आप, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल लिखूं, इसे आपको हल करना है। नहीं, अगला उदाहरण लिखा मैंने FeCN का होल 6 का होल 3, ठीक है ना। अब मुझे इस उदाहरण का आयनन करना है। अब आपको दिख रहा है ये धनायन है, ये ऋणायन है, ठीक है। इसके अंदर Fe हो गया, Fe, ये वाला Fe। अब इस कोष्ठक के नीचे 3 लिखा है, तो ये 3 इसके माथे पर जाएगा। कैसे, किसी समय हम ऐसे करते थे, Mg+2, नहीं Cl-1, ऐसे क्रॉस करके बनता था ना MgCl2, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 2 Cl के नीचे आया है, तो इसके माथे पर 3 था आवेश, 3 संयोजकता थी, वो इसके नीचे गई, तो ये 3 संयोजकता ऊपर जाएगी, तो Fe की 3, ठीक है। Fe की संख्या कितनी, 4। इधर क्या है, FeCN का होल 6। अब ये 4 इधर जाएगा, तो ये जो 4 लिख रहा है वो उधर जाएगा, तो ये -4, ठीक है ना। और इसका होल 3 है, तो इसके आगे 3। अब 4 तिया 12, 3 चौके 12, 3 प्लस के 3 माइनस के, हुआ ना। यहाँ पर आयन धनायन 4 है, ऋणायन 3 है, टोटल आयन कितने हुए, 7 हो गए ना। भाई धनायन +3 वाला धनायन कितना है, 4 है, -4 वाले ऋणायन कितने हैं, 3 है, तो 4 और 3 आयन कितने हो गए, 7 हो गए ना, ठीक है।
तो इस उदाहरण का आयनन भी सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में इसको इधर ले जाना है, इसको इधर लाना है। जो पहले लिखा है वो धनावेशित है, पहले +3 आएगा। अब ये बच गया कोष्टक, इस पर -4 आएगा, ठीक है ना। ये किसी संकुल का आयनन है नहीं। और उदाहरण लें, अगला उदाहरण चलें हम इसमें। अगला एग्जाम्पल उसने लिखा AgNH3 का होल टू Cl, इसका आयनन करना है। तो इसमें क्या होगा, AgNH3 का होल टू कोष्टक, इधर Cl है तो Cl -1। अब Cl पर -1 आया तो इस पर +1 आ गया, हो गया ना ये। इसमें समन्वय मंडल धनावेशित है, इसका समन्वय मंडल कैसा है, धन आवेशित है, ठीक है ना। अब आपको ये बात समझ में आई कि वर्गाकार कोष्टक को तो मैंने कभी तोड़ा ही नहीं, उसके अंदर के हिस्से कुछ नहीं किए। वर्गाकार कोष्टक के अंदर क्या होती है, वर्गाकार कोष्टक में धातु के साथ लिगैंड जुड़ा होता है, ठीक है ना। अभी आपको लिगैंड और धातु से कोई मतलब ही नहीं, अभी तो आप सिर्फ उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उदाहरण को आप तोड़ना सीख रहे हो। यानी किसी भी एग्जाम्पल को मैंने दिया तो उस एग्जाम्पल का आयनन सीख रहे हो आप, ठीक है ना। किसी भी उदाहरण का आयनन कैसे होता है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, नहीं क्या। अब उदाहरण का जो भी आयनन है वो मैंने आपको सिखा दिया कि भाई ऐसे आयनन करते हैं किसी भी एग्जाम्पल का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और उदाहरण लो, नहीं इनका आपको अच्छी तरह पहले अभ्यास करना है। ये चीज़ें क्लियर हो गई तो आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल लें हम, अगला उदाहरण हमने लिख दिया है जैसे FeCN का होल 6 -3, सीधा लिख दिया है। अब इसके अंदर सीधा आयनन है भाई, इधर हिस्सा नहीं दिया इधर नहीं दिया, ठीक है ना। तो समन्वय मंडल कैसा है, ऋण आवेशित है, ठीक है। आयन तो ऋणायन बराबर 1 है, क्योंकि ऋणायन 1 है ना। ऋणायन पर आवेश कितना है, -3 है, ठीक है ना। तो ऋणायन पर आवेश -3 है और वैसे ऋणायन की संख्या कितनी है, ऋणायन की संख्या 1 है इस उदाहरण में, ठीक है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल लें, अगला उदाहरण लें। अगला उदाहरण ऐसे है CONH3 का होल 3 Cl3, ठीक है। ये दिया तो ये तो उदासीन है, ये उदाहरण है तो इसको क्या कहोगे, उदासीन है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, ना इधर कुछ भी नहीं है, सीधा उदासीन है। आयन 0, इसमें आयनों की संख्या कितनी, 0, ठीक है ना। ये धातु है, ये लिगैंड है, ये लिगैंड है, नहीं धातु के साथ 3 लिगैंड एक जैसे जुड़ रहे हैं, 3 एक जैसे जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। और केंद्रीय धातु और लिगैंड के बीच कौन सा बंध बनता है, केंद्रीय धातु और लिगैंड के बीच उपसह संयोजक बंध बनता है, ठीक है ना। तो आयनन तो आपने सीख लिया, नहीं अब आयनन में तो शायद दिक्कत आएगी नहीं, , है ना। किसी भी उदाहरण में आपको ये पता होना चाहिए कि समन्वय मंडल धनावेशित होगा या ऋण आवेशित होगा। तो हमारा समन्वय मंडल धनावेशित होगा, ऋणावेशित होगा या उदासीन होगा। कोई भी एग्जाम्पल देखो उसके अनुसार बता सकते हो, ठीक है ना। मैंने इतने उदाहरण कराए, इन सभी उदाहरणों के आधार पर आप ये बता सकते हो कि हमारे समन्वय मंडल पर धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा या हमारा समन्वय मंडल उदासीन होगा, ठीक है ना। सभी तरह के एग्जाम्पल आपने कर लिए। अब इसकी एक छोटी सी तैयारी करूं मैं, नहीं जैसे ये उदाहरण बताया था K3FeCN का होल 6 बताया था अभी। इसके अंदर समन्वय मंडल पर क्या आएगा, इधर की तरफ है समन्वय मंडल, ये 3 ऊपर जाएगा -3 आएगा, तो समन्वय मंडल पर ऋण आवेश आएगा, ठीक है ना। तो इस समन्वय मंडल पर क्या आएगा, ऋण आवेश आएगा, यानी वर्गाकार कोष्ठक के ऊपर क्या आएगा, -3 आएगा। जब आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ने पर ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, बन गया ये, ठीक है ना। ऐसे
इसी प्रकार ये उदाहरण था CONH3 का होल 6 Cl3। इसके अंदर अब की बार इधर ऋणायन दे दिया तो समन्वय मंडल पर धन आवेश आएगा। कैसा आवेश आएगा समन्वय मंडल पर? इसमें धनावेश आएगा। कितना आएगा? ये हट जाएगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये लिख दिया। नहीं, उदाहरण ये था COEN का होल 3 +3। ये समन्वय मंडल कैसा है? ये समन्वय मंडल सीधा सीधा धनावेश दे रखा है, धन आवेशित है। ठीक है ना? तो ऐसे आप किसी संकुल का आयनन सीख गए हो। नहीं, अब मैं आपके सामने स्थिति स्पष्ट करूं। अगर मुझे संकुल के बारे में आगे सीखना है, इसका नामकरण पढ़ना है, इसकी समायोजताएं पढ़नी है, ठीक है, तो उससे पहले मुझे कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि केंद्रीय धातु क्या होती है, सेंट्रल मैटर। ठीक है ना? तो केंद्रीय धातु जो है, उस केंद्रीय धातु के बारे में मुझे सीखना पड़ेगा कि केंद्रीय धातु होती क्या है। समझे? तो भाई केंद्रीय धातु क्या होती है? ठीक है, सेंट्रल जो मेटल है वो क्या है? नहीं, पहली बात तो केंद्रीय धातु किसी उपसहसंयोजक यौगिक में कहाँ होती है? वर्गाकार कोष्ठक में। कहाँ पाई जाती है? वर्गाकार कोष्ठक में। वर्गाकार कोष्ठक का मतलब समन्वय मंडल में पाई जाती है। ठीक है ना? दूसरी बात, केंद्रीय धातु होती क्या है? जो एकाकी युग्म ग्रहण करती है। भाई केंद्रीय धातु कौन सी होती है? जो एकाकी युग्म ग्रहण करती है वही केंद्रीय धातु होती है। वर्गाकार कोष्ठक में यानी समन्वय मंडल में पाई जाती है, एकाकी युग्म ग्रहण करती है। ठीक है, और जब एकाकी युग्म ग्रहण करती है तो ये क्या होगी? केंद्रीय धातु उदासीन या आवेशित होगी। ठीक है ना? तो किसी भी केंद्रीय धातु के अंदर स्थिति क्या है? नहीं, जो एकाकी युग्म ग्रहण करती है, किससे ग्रहण करती है? लिगेंड से। नहीं, अब मैं आपको एक एक की डिटेल बता रहा हूँ। मैंने संकुल में केंद्रीय धातु, समन्वय मंडल, वर्गाकार कोष्ठक सब पढ़े हैं। नहीं, लेकिन मुझे इसके अंदर स्थिति स्पष्ट करनी थी, और उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे सेंट्रल मेटल जो है यानी केंद्रीय धातु है उसके बारे में आपको बताना है। तो केंद्रीय धातु वर्गाकार कोष्ठक यानी समन्वय मंडल में पाई जाती है। केंद्रीय धातु वह होती है जो एकाकी युग्म ग्रहण करती है, किससे? लिगेंड से एकाकी युग्म ग्रहण करती है, उसे केंद्रीय धातु कहते हैं। केंद्रीय धातु वह उदासीन अणु या आयनित परमाणु, आयनित स्पीसीज होती है, ठीक है ना, जो लिगेंड से एकाकी युग्म ग्रहण करती है, उसे केंद्रीय धातु कहते हैं। जैसे अभी हमारे सामने उदाहरण था ये K4FeCN का होल 6। इस उदाहरण में केंद्रीय धातु कहाँ है? इस एग्जाम्पल में Fe को क्या कहते हैं? केंद्रीय धातु कहते हैं। और Cn को क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय धातु है, ये केंद्रीय धातु लिगेंड से क्या ग्रहण करेगी? एकाकी युग्म, यानी वह उदासीन या आवेशित स्पीसीज, वह उदासीन या आवेशित स्पीसीज जो ये जो, ठीक है, जो लिगेंड से एकाकी युग्म ग्रहण करती है, जो लिगेंड से एकाकी युग्म ग्रहण करती है, ठीक है ना, वो केंद्रीय धातु कहलाती है। समझ गए बात को? भाई केंद्रीय धातु क्या है? वह उदासीन या आवेशित स्पीसीज है जो लिगेंड से एकाकी युग्म ग्रहण करती है। ठीक है ना? एक तरह उदासीन परमाणु है भाई, नहीं आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में आती हैं धातुएं। ठीक है ना? तो Fe धातु है, केंद्रीय धातु हो गई। ये कहाँ पाई जाती है? वर्गाकार कोष्ठक समन्वय मंडल। तो वर्गाकार कोष्ठक के अंदर Fe है ना, ठीक है। तो केंद्रीय धातु कहाँ पाई जाएगी? वर्गाकार कोष्ठक के अंदर पाई जाएगी, लिगेंड से एकाकी युग्म ग्रहण करेगी। समझ गए? तो केंद्रीय धातु क्या है? इसको आप उदासीन परमाणु कह सकते हो कि वह उदासीन परमाणु या आवेशित परमाणु। नहीं,
भाई इस धातु की संयोजकता 0 भी आ सकती है और कोई ना कोई आवेश भी आ सकता है, इस धातु पर कोई ना कोई आवेश भी आ सकता है, तो वह उदासीन परमाणु या आवेशित परमाणु, ठीक है ना, जो लिगेंड से एकाकी युग्म ग्रहण करता है उसे केंद्रीय धातु कहते हैं। नहीं, स्पष्ट हुई बात। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, सब में आप केंद्रीय धातु पहचान सकते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा ये NiCO का होल 4 कोष्टक के अंदर। अब इसमें केंद्रीय धातु कौन है? निकिल, केंद्रीय धातु निकिल है, और CO कौन है? CO लिगेंड है, ठीक है ना। अब ये केंद्रीय धातु निकिल है, ये लिगेंड से एकाकी युग्म लेगी, ठीक है, तो ये केंद्रीय धातु है, इसका मतलब उदासीन परमाणु है, और ये उदासीन परमाणु लिगेंड से क्या ग्रहण करेगा? ये उदासीन परमाणु ग्रहण करेगा एकाकी युग्म। किससे ग्रहण करेगा? लिगेंड से ग्रहण करेगा। लिगेंड कौन है? CO। अभी आप लिगेंड नहीं जानते तो लिगेंड आगे बताएंगे ना इसके तुरंत बाद, ठीक है ना। तो उसे केंद्रीय धातु कहते हैं। परिभाषा याद हो सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, और रटने की आवश्यकता कहाँ है, ठीक है ना। ये धातु है, ये क्या है? ये आवर्त सारणी के डी ब्लॉक की धातु है निकिल, ठीक है ना। ये केंद्रीय धातु क्या है? उदासीन परमाणु भी हो सकती है, मतलब इसकी संयोजकता, इसका आवेश 0 भी आ सकता है, इसका ऑक्सीकरण 0 भी हो सकता है, या आवेशित भी हो सकता है, +2 +3 कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आप जानते ही नहीं हो इसके बारे में, आपको पहले सीखना है कि पहचानो तो सही। इसको केंद्रीय धातु कहते हैं। ये उदासीन परमाणु या आयन हो सकता है, और ये लिगेंड से क्या लेगा? एकाकी युग्म ग्रहण करेगा। तो लिगेंड से एकाकी युग्म ग्रहण करने वाली जो स्पीसीज है उसी को केंद्रीय धातु कहते हैं। लिगेंड से जो एकाकी युग्म ग्रहण करती है, ये कार्बोनिल लिगेंड है, इससे निकिल लेगा, तो ये दाता है, ये ग्राही है, तो केंद्रीय धातु निकिल है इस उदाहरण में, ठीक है ना। और आगे देखो, केंद्रीय धातु और कहाँ मिलेगी? कोष्टक के अंदर मिलेगी, वर्गाकार कोष्टक में। अगला उदाहरण ये है, अगला उदाहरण हमने ये था Fe4FeCN का होल 6 का होल 3। अब इसमें केंद्रीय धातु कहाँ है? कोष्टक के अंदर है, कोष्टक के अंदर मिलेगी केंद्रीय धातु Fe है, लिगेंड कौन है? CN है, ठीक है ना। एकाकी दान कौन कर रहा है? लिगेंड दान कर रहा है धातु को, ठीक है ना, मतलब CN है ना जो इसको अपना एकाकी युग्म दान कर रहा है, ठीक है। कितने CN दान कर रहे हैं? 6, ठीक। तो आप केंद्रीय धातु की परिभाषा सीख गए ना। केंद्रीय धातु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये समन्वय मंडल में पाई जाती है, नहीं वर्गाकार कोष्टक में पाई जाती है, नहीं होती क्या है? वह उदासीन परमाणु या वह स्पीसीज होती है जो लिगेंड से एकाकी युग्म ग्रहण करती है, उसे केंद्रीय धातु कहते हैं, ठीक है ना। तो जो लिगेंड से एकाकी युग्म ग्रहण करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे केंद्रीय धातु कहा जाता है, ठीक। और उदाहरण लें, आप किसी भी उदाहरण में केंद्रीय धातु को पहचान सकते हो, नहीं, किसी भी उदाहरण में केंद्रीय धातु को पहचान सकते हो। एग्जाम्पल जैसे अगला उदाहरण, उसने कहा CONH3 का होल 3 Cl3। अब इस उदाहरण में केंद्रीय धातु, ये एग्जाम्पल है, इसमें केंद्रीय धातु CO है, कोबाल्ट, ठीक है ना। इस उदाहरण में लिगेंड कौन है? लिगेंड बराबर NH3 भी है और Cl भी है, तो इस उदाहरण में लिगेंड कौन है? NH3 भी है, Cl भी है, नहीं, ये एकाकी युग्म दाता है, और केंद्रीय धातु क्या है? एकाकी युग्म ग्राही है, ठीक है। तो एकाकी युग्म ग्राही भी है और एकाकी युग्म दाता भी है, ठीक है। तो केंद्रीय धातु कोबाल्ट है इस उदाहरण में, और लिगेंड NH3 और Cl है। अब ये लिगेंड इस धातु को अपना एकाकी युग्म दान करेंगे, नहीं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लें, अगला उदाहरण लें। अगला उदाहरण ऐसे है, AgNH3 का होल 2 Cl हो गया ये। इसमें केंद्रीय धातु, अब आप पहचान लोगे केंद्रीय धातु बराबर कौन है? Ag है,
ठीक है ना। लिगेंड बराबर NH3 है, तो इसमें लिगेंड कौन है, NH3 है, मतलब एमीन है इसका नाम, ठीक है ना। ये हमारा लिगेंड है। दाता, ये दाता है, ये ग्राह्य है, वर्गाकार कोष्ठक में मिलेगी केंद्रीय धातु, समझ गए। तो आपके सामने केंद्रीय धातु की स्थिति स्पष्ट है, आप केंद्रीय धातु के बारे में सीख गए। नहीं, अब मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दूं, आप उस एग्जाम्पल में लिगेंड धातु को आसानी से पहचान सकते हो, उसकी परिभाषा आप बना सकते हो, ठीक है ना। कोई भी उदाहरण है, उस उदाहरण में आप केंद्रीय धातु, लिगेंड नहीं, और उसका आयनन कैसे होता है उसके बारे में आप अच्छी तरह बता सकते हो, ठीक है। शुरुआत करूं मैं इसकी। उदाहरण दिया उसने K3CO OX का होल 3। ये इस उदाहरण में केंद्रीय धातु बराबर CO मतलब कोबाल्ट, ठीक है। लिगेंड, अभी आप लिगेंड के बारे में नहीं जानते, OX नाम का कोई लिगेंड है, ऑक्सीलेटो होता है ये, अभी बताऊंगा लिगेंड के बारे में, अभी धातु चल रही है ना, तो लिगेंड OX होता है। इसका आयनन करके दिखाओ, कैसे टूटेगा ये, K के नीचे 3 है तो 3K+, इधर वर्गाकार कोष्ठक CO OX का होल 3, इसके ऊपर -3 होगा ये, ठीक है। तो ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल था, नहीं समझे बात को। इस उदाहरण के आधार पे हमने इसका आयनन कर दिया। अब इसमें कुल आयन कितने, 3 तो पॉजिटिव आयन है और 1 नेगेटिव आयन है, तो कुल आयन कितने हुए, 4। तो इस उदाहरण में कुल आयनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है ना। इस दिए गए एग्जाम्पल में हमारे सामने कुल आयनों की संख्या 4 हो गई, यानी 4 आयन है हमारे पास इसमें, इस उदाहरण में। अब मैंने आज जो आपको दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं, नहीं भाई धातु के बारे में बताया है आपको, ठीक है ना, इसी के साथ साथ किसी का आयनन सिखाया है कि भाई कोई भी भाग जो होता है उसका आयनन कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम आयनन कैसे करते हैं, किसी भी संकुल का आयनन कैसे किया जाता है, नहीं आप बुक के अंदर नवा लेसन है उपसय संयोजक यौगिक, उस बुक के अंदर टेबल बनी हुई है, उसमें बहुत सारे उदाहरण है। अभी आप उस टेबल में नामकरण वामकरण कुछ नहीं सीख सकते, ठीक है ना। अभी सिर्फ आपको जैसे मैंने एग्जाम्पलों को हल करके बताया है वैसे आप भी उनको हल करने का प्रयास करें, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे उदाहरण कराए हैं, 7-8 एग्जाम्पल ये कराए हैं, नहीं। इसी के साथ केंद्रीय धातु की पहचान बताइए। तो केंद्रीय धातु क्या होती है, केंद्रीय धातु वह उदासीन परमाणु या स्पीसीज होती है जो लिगेंड के साथ उपसय संयोजक बंध बनाती है, या ऐसे बोले जो लिगेंड से एकाकी युग्म ग्रहण करती है उसे ही केंद्रीय धातु कहते हैं, ठीक है ना। तो जो लिगेंड से एकाकी युग्म ग्रहण करेगी वो ही स्पीसीज क्या कहलाएगी, वो ही स्पीसीज केंद्रीय धातु कहलाएगी, ठीक है। चलते चलते एग्जाम्पल और बताऊं इसी में, नहीं अगला जो उदाहरण है इसमें वो मैंने लिखा FeCO का होल 5, ठीक है। इसमें केवल समन्वय मंडल है, ऋणायन धनायन नहीं दे रखे इसने कुछ भी, तो इसका मतलब कैसा है, ये उदासीन है, ठीक। इसके अंदर केंद्रीय धातु Fe है। इस उदाहरण में लिगेंड CO है, CO लिगेंड है, इस लिगेंड का नाम क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिल। क्या कहते हैं इसको, कार्बोनिल। इस चैप्टर में आप जितना अभ्यास करोगे उतनी चीज़ें टिप्स पर आएंगी, ठीक है ना। रटने की आवश्यकता नहीं है, कहने का मतलब पढ़ाने को तो आराम से डीपली कहीं भी पढ़ा सकते हैं कि इसे धातु कहते हैं, इसे लिगेंड कहते हैं, लेकिन उससे कोई औचित्य नहीं है। नहीं, आप शक्ल देखकर अगर किसी चीज़ को तुरंत पहचान लो, ठीक है ना, उसकी वैल्यू है, समझ गए। उस एग्जाम्पल की आप शक्ल देखो, उसका नाम बना दो, उसका ऑक्सीकरण निकाल दो, उसका आयनन बता दो, तो फिर दिक्कत कहाँ है।
ठीक है ना। ऐसे रटने से ये लेसन याद नहीं होगा, नियम याद करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको तो एग्जाम्पल आने चाहिए, और एग्जाम्पल आप जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अभ्यास होगा, लिगेंडों के नाम उतने ही अधिक याद होंगे। अभी आप लिगेंड के बारे में जानते नहीं, अभी तो आपको सिर्फ इसमें किसके बारे में बताया है, धातु के बारे में बताइए, इसकी परिभाषा बताइए, इसकी पहचान बताइए कहाँ होगी, ठीक है ना। किसी भी संकुल का आयनन बताया है नहीं, उसके आधार पर हमने इसकी स्थिति निर्धारित की है एक तरह। एक एग्जाम्पल ये था K2ZnCN का होल 4, आयनन कर दोगे 2K प्लस ZnCN का होल 4 माइनस 2, समन्वय मंडल पर कैसा आवेश -2, टोटल आयन कितने 3, 2 प्लस के 1 माइनस का, ठीक है ना। 3 आयन है टोटल इसके अंदर। केंद्रीय धातु कौन सी है, जिंक, तो केंद्रीय धातु Zn है, ये केंद्रीय धातु कहलाएगी, ठीक है ना। हो गया ये। कल हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, किसके बारे में सीखेंगे, लिगेंड, ठीक है ना। तो कल का हमारा जो वीडियो होगा वो किस पर आधारित होगा, लिगेंड पर। मैंने पाठ का परिचय बता दिया, लवण 3 प्रकार के हैं, सरल लवण, द्विक लवण और संकुल लवण, ठीक है। उसके बाद मैंने किसी भी संकुल का एग्जाम्पल देकर उसके आयनन को सिखा दिया है। आप संकुल लवण और द्विक लवण में अंतर बता सकते हो आराम से, ठीक है ना। पहचान बता सकते हो किसी संकुल की, संकुल में कौन सा बंध बनता है, उपसय संयोजक बंध बनता है, किस किस के बीच बनता है, धातु और लिगेंड के बीच बनता है, ठीक है ना। दाता कौन होता है, लिगेंड दाता होता है, धातु ग्राही होती है, ठीक है ना। जो दाता होता है उसको लुईस क्षार कहते हैं, जो ग्राही होता है उसको लुईस अम्ल कहते हैं। तो केंद्रीय धातु क्या होती है, लुईस अम्ल होती है, लिगेंड लुईस क्षार होता है। लिगेंड के बारे में नहीं जानते, सिर्फ नाम अभी आपको याद है कि किसी भी संकुल में लिगेंड होते हैं। अब लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, किसी लिगेंड की पहचान क्या होती है, किसी लिगेंड का दाता परमाणु क्या होता है। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे किसके बारे में, लिगेंड के बारे में।